अस्सलाम वालेकुम। अमार, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोमैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे इससे पहले हमने काइनेमेटिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। इस लेक्चर में हम काइनेटिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो काइनेटिक कॉन्सेप्ट्स में बेसिकली व्हाट इज काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ फोर्सेस है। और वो फोर्सेस इंटरनल भी हो सकती हैं और आउटसाइड द बॉडी एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल फोर्सेस के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस आती हैं, जबकि एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर मैनुअल, अगर थेरेपिस्ट कोई फोर्स लगा रहा है किसी पेशेंट के ऊपर तो वो एक्सटर्नल फोर्स में काउंट होती है। फिर देयर आर सम बेसिक फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू दी काइनेटिक्स, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं इनर्शिया, मास, फोर्स। इनकी हम डेफिनेशंस देखेंगे आगे। सबसे पहले इनर्शिया। ये चीजें सारी आप लोगों ने बेसिक लेवल पे पढ़ी हुई है, इसके अंदर हम सिर्फ उनको रिवाइज कर रहे हैं। इनर्शिया बेसिकली क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स करंट स्टेट ऑफ मोशन। आप अगर रेस्ट में हैं तो आप रेस्ट में ही रहेंगे अनलेस अनटिल एक्टेड अपॉन दी डिफरेंट। अमान, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही। आपने पहले ऑडियो ही कनेक्ट नहीं की थी? नहीं वो मैम इंटरनेट इशू है थोड़ा सा कल से। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लेक्चर डिलीवर कर लेती हूँ। अगर आपको इजीली आप सुन सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग फिर भी भेज दूंगी आप जी लोगों जी। को। नहीं मैम ठीक है, इजीली ताकि मेरे लिए। ओके। हम इनर्शिया की बात कर रहे थे कि इनर्शिया बेसिकली टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स करंट स्टेट ऑफ मोशन, कि हम अगर तो मूव कर रहे हैं तो हम तब तक मूव करेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारी मूवमेंट को रोक नहीं देती। इसी तरह इफ वी आर इन रेस्ट तो हम तब तक रेस्ट में रहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें उस रेस्ट की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करती। और जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी का उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसीलिए इसमें एक एग्जांपल दी गई है, एक कार की एग्जांपल है कि कार की जितना ज्यादा उसका इनर्शिया है, मतलब कि जो उसके अंदर फॉर एग्जांपल कार का वेट बहुत ज्यादा होती है, उसका मास बहुत ज्यादा है, उसको रोकने के लिए भी फोर्स उतनी ज्यादा ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक कार ट्रैवल कर रही है और बड़ी स्पीड में जा रही है और कार का मास बहुत ज्यादा है, और आगे सिर्फ आपने एक उसकी पुलिफॉर्म की वो रखी हुई है, वॉल रखी हुई है, तो क्या है जो फोर्स है, जो वॉल उसको प्रिवेंट कर रही है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। कार क्या करेगी? उसको क्रॉस करके आगे चली जाएगी और उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। अगर आपने कार का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो जो अपोजिंग फोर्स है दैट हैज टू बी स्ट्रांग एज वेल। इसी तरह हमारे पास मास है। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। इसका किलोग्राम्स इसका मेट्रिक यूनिट होता है और स्लग इसका इंग्लिश यूनिट होता है। अगर हम फोर्स की बात करें तो दिस इज पुल और द पुश एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, एंड एफ इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एज वेल एज द एक्सेलरेशन। अब जो फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है या नॉन लिविंग बॉडी है, उसमें कि अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो फोर्स तो हमने लगा दी, अब वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो डिपेंड करेगा कि ज्यादा फोर्स किस डायरेक्शन में लगी है। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में जो बॉक्स की एग्जांपल दी हुई है, इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है दिस इज 100 न्यूटन। लेफ्ट साइड से 100 न्यूटन की फोर्स लग गई है, लेकिन इसके जो ओपोजिंग फोर्स है वो दो फोर्सेस हैं, एक एयर रेजिस्टेंस 20 न्यूटन की और एक फ्रिक्शन है 50 न्यूटन की। तो अगर आप 50 और 20 को प्लस करें तो कितना बन जाता है? 70 न्यूटन। तो 100 न्यूटन के अगेंस्ट जो अपोज करने वाली फोर्स है वो 70 न्यूटन की है।
अब बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डायरेक्शन उसकी डिसाइड करेगी ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। 100 न्यूटन जिस डायरेक्शन में लग रही है बॉक्स आपका उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो अपोजिंग फोर्स थी जिसने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी, वो 100 से ज्यादा ना, वो 100 की इक्वल थी। अगर तो वो भी 100 हो जाती तो बॉक्स मूव ही ना करता, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस लग रही हैं। लेकिन अगर वो 100 से ज्यादा होती तो फिर वो लेफ्ट साइड पे मूव करता बॉक्स। अब चूंकि वो 100 से कम है तो वो राइट साइड पे मूव करेगा बॉक्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन्स है, इंग्लिश यूनिट इसका पाउंड्स होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन्स। इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है और फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी में फोर्स लग रही है। 20 न्यूटन्स की फोर्स है, 50 न्यूटन्स की फोर्स है या 100 न्यूटन्स की फोर्स है। डायरेक्शन होती है किस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, इज इट इन द राइट साइड डायरेक्शन और इन द लेफ्ट साइड, इज फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द सुपीरियर downwards or is it acting from inferiorly upwards। उसके बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? वो पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। फोर्स को एक एजेंट चाहिए होता है, ठीक है, जो कि उसको एक्सर्ट करे। जैसे हमारे एग्जांपल में ह्यूमन बॉडी है, अगर मैं अपने हाथ से एक बॉल फेंकूंगी तो मैं फोर्स के ऊपर बॉल लगा रही हूँ, लेकिन लगा कौन रहा है फोर्स? वो मैं, ह्यूमन बॉडी, मेरा हाथ है जो कि उसको बॉल को फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं वो फोर्स जो आप किसी चीज को टच करके ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैट से फोर्स लगाई है तो बैट बॉल को हिट करेगा तो वो कांटेक्ट फोर्स होगी। क्यों? क्योंकि बॉल और जो बैट है उनका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हुआ है और जो फोर्स बॉल बैट में थी वो कन्वर्ट हो गई या वो ट्रांसमिट हो गई आपकी बॉल के अंदर। इसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो होती हैं जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती हैं लेकिन वो उनको टच नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैवलिन थ्रोइंग में आप बात करें, आपने जैवलिन थ्रो किया, जैवलिन आपके हाथ से टच किया था ना, वो कॉन्टैक्ट फोर्स थी। लेकिन अगर ऊपर स्टे करने के बाद अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जैवलिन इज कमिंग डाउनवर्ड्स, तो वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स अब उस ऑब्जेक्ट को हिट नहीं कर रही, उसको हाथ नहीं लगा रही या उसके साथ टच नहीं कर रही। So there are two main types of forces. They can be contact forces or they can be non-contact forces. फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। लीनियर फोर्स होती है जो कि एक ही डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन एक लाइन में लग रही होती है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं और वो दोनों एक लाइन में है। अब दे कुड बी इन द सेम डायरेक्शन और दे कैन नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन, लीनियर फोर्स होगी। पैरेलल फोर्सेस होती हैं, such forces which are acting in the same plane are known as the parallel forces। concurrent forces होती हैं, two or more forces जो कि एक पॉइंट पे लग रही हैं बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, वो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करती हैं उस ऑब्जेक्ट को। कपल फोर्सेस, ये रोटेशनल फोर्सेस होती हैं। ये भी दो फोर्सेस हैं जो कि लग ही एक जगह पे रही होती हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, और वो इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है कि जब वो दोनों एक टाइम पे एक्ट करती हैं तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो टर्निंग इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको ह्यूमरस की एग्जाम्पल दी गई है। एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है उसके ट्रोकेंटर के ऊपर, और एक फोर्स है जो कि मसल उसको इनवर्ट खींच रहा है। तो जब ये दोनों फोर्सेस एक टाइम पे लगेंगी तो क्या होगा, आपकी जो ह्यूमरस है वो अपवर्ड्स रोटेट कर जाएगी या इंटरनली रोटेट करेगी। फोर्स पढ़ ली क्या होती है, फोर्स की हमने टाइप्स पढ़ ली क्या होती है। अब हम देखेंगे फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। जाहिर सी बात है, फोर्स लग रही है, मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। कितने टाइप की? 3 टाइप की मूवमेंट्स हो सकती हैं। या ट्रांसलेशन हो सकती है, मतलब कि वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। या रोटेशन हो सकती है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंगुलर मूवमेंट शो कर सकता है। या फिर डिफॉर्मेशन हो सकती है। डिफॉर्मेशन क्या होती है, आपने फोर्स लगाई और उस चीज की जो शेप थी वो चेंज हो गई, तो वो डिफॉर्मेशन है। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिसके ऊपर हम फोर्सेस के एक्शन को स्टडी कर रहे हैं उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। इसी को हम सिस्टम भी कहते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि हम जिस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं या जिस भी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं उसको सिस्टम कहते हैं। इसी तरह अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्टिंग फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़हन में रखना जरूरी है कि फोर्सेस नेवर एक्ट इन आइसोलेशन। कोई भी फोर्स अकेली नहीं लग रही होती है, हमेशा उसके ऑपोजिट कोई ना कोई फोर्स, या तो इक्वल फोर्सेस होती हैं या ऑपोजिट अनइक्वल फोर्सेस होती हैं। अगर तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं
फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स है जो बॉक्स को ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन एक ओपोनेंट फोर्स है जो कि बॉक्स को नीचे की तरफ मूव कर रही है। अगर तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। अगर वो अनइक्वल है तो फिर वो बॉक्स मूव करेगा और किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, और वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जो हायर फोर्स है उसकी डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक पॉइंट होता है आपकी बॉडी में जिसके ऊपर आपका बॉडी वेट बैलेंस होता है, और आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करती है। वेट है, वेट क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है बॉडी के ऊपर, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर वेट लगता है, और उसका फोर्स का न्यूटन ही यूनिट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि किसी और प्लैनेट पे जब हम जाते हैं, मून पे जाए फॉर एग्जांपल, तो वेट चेंज हो जाता है। वेट क्यों चेंज होता है? बिकॉज वैल्यू ऑफ जी जो है वो चेंज हो जाएगी। फिर है प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये चीजें मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें आप लोगों ने पहले बहुत दफा पढ़ी हुई हैं, और आज हम सिर्फ उनको काइंड ऑफ रिवाइज करें, बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं बायोमैकेनिक्स के, ताकि उसके बाद जब हम अपना सब्जेक्ट को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल ना हो। फोर्स है, प्रेशर है जनाब, फोर्स पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मतलब क्या हुआ? जिस भी जगह पे एरिया कम होगा उस जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपका सोल, आपके सोल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, लेकिन आपकी जो हील है उसका सरफेस एरिया कम होता है। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगा वहां पे एक्टिंग प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए हील के ऊपर इंजरी ज्यादा होती है और सोल पे कम होती है। वॉल्यूम है, क्या होता है जी? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी, थ्री डायमेंशनल होता है। और इसमें एग्जांपल आपको नीचे एक टेनिस बॉल है और एक हार्ड बॉल है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज सेम है और बोथ ऑफ देम ऑक्यूपाई द सेम स्पेस, हालांकि उनकी डेंसिटी में फर्क है। इसी तरह नीचे एग्जांपल एक पिंग पोंग बॉल की और एक गोल्फ बॉल की है, दोनों के जो साइज है वो सेम है, तो इसका मतलब उनका वॉल्यूम सेम हुआ, लेकिन उनकी डेंसिटी में फर्क है। डेंसिटी में फर्क है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। पिंग पोंग बॉल और जो आपकी टेनिस बॉल है इसकी डेंसिटी में फर्क है, हालांकि उनका साइज सेम है। स्पेसिफिक वेट है, वेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इम्पल्स है जनाब, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स ओवर टाइम over which the force act. When a force is applied on a body, the resulting motion depends both on the magnitude of the force and the duration of the application. जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स लगाई गई थी और कितनी देर के लिए लगाई गई थी। उसके बाद टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट होता है फोर्स का। अगर फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है तो वो उसका टॉर्क है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। टी क्या है? जो आपका सेंटर से डिस्टेंस होता है। नीचे जो एग्जांपल दी गई है पेंसिल की, आप जो नीचे वाली जो है एग्जांपल है, फॉर ऊपर वाली में तो देखिए एक जगह लगी है वो ट्रांसलेशन हुई है, और ए में जो दूसरी राइट साइड वाली है उसके अंदर रोटेशन हुई है, उसमें भी ट्रांसलेशन हुई है लेकिन एंगुलर ट्रांसलेशन हुई है। नीचे वाले एग्जांपल्स में जो डायग्राम है उसमें आप ये देखें कि उसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, और जो फोर्सेस हैं दे आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो फोर्सेस सेंटर में लगती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, दे आर concentric forces, and the forces acting away from the center are known as eccentric forces, and greater the distance away from the center, more will be the torque available. फिर आते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स दैट एक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स में सबसे पहले कंप्रेशन आता है, फिर टेंशन, शियर, मैकेनिकल स्ट्रेस और टॉर्शन। ये देख लेते हैं इंडिविजुअल क्या होता है। टेंशन क्या है? प्रेसिंग और स्क्वीजिंग फोर्स डायरेक्टेड एक्सिली थ्रू अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक्सिली फोर्स लग रही है और वो फोर्स ऐसी है कि वो उसको कंप्रेस कर रही है या स्क्वीज कर रही है, तो ये कंप्रेशन है और ये लॉन्ग एक्सिस में लगती है। फॉर एग्जांपल इसकी ह्यूमन बॉडी में क्या एग्जांपल है? आपकी वर्टिब्रीज के ऊपर एक्सियल फोर्स लग रही होती है, और आपकी जो डिस्क है वो स्क्वीज या उसके ऊपर कंप्रेशन फोर्सेस लग रही होती हैं। बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि इसको एक्ट करती हैं। एक्सटर्नल में ग्रेविटी होती है, या आपने अगर हाथ में कोई वेट पकड़ के उठाया है तो वो कंप्रेशन कॉज करता है। इंटरनल फोर्सेस के अंदर जो वर्टिब्री के सराउंडिंग मसल या लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या वो मूव करते हैं तो उनकी वजह से कंप्रेशन फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी फोर्स है हमारे पास टेंशन। टेंशन क्या है जनाब? ये भी कंप्रेशन का, आप सिंपल कह लें कि ये भी कंप्रेशन की जैसी फोर्स है, एक्सियली लगती है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि दे एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा? फॉर एग्जांपल आप नीचे देखें, अगर एक बच्चा है हैंगिंग है
ठीक है, वो लटका हुआ है किसी चीज के साथ। अब फोर्स उसके ऊपर लग रही है क्या, कि जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन जो उसके मसल्स हैं उससे उसने ऊपर पकड़ा हुआ और बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो अब क्या होगा, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो जो आपके वर्टिब्रीज हैं वो थोड़े से उनमें स्पेस क्रिएट हो गई, ये टेंशन है। मतलब कि कंप्रेशन होती है एक्सियली एक्टिंग फोर्स, लेकिन वो इस दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं और उसमें स्क्वीज होता है। टेंशन के अंदर क्या होता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। शेयर आता है, शेयर क्या है, ट्रांसलेशनल फोर्स होती है। कोई भी ऐसी फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर ले तो वो शेयर फोर्स होती है। शेयर फोर्स की एग्जांपल आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या है, स्क्वाट्स है। ठीक है, आप ये जो स्क्वाट्स के अंदर जो पोजीशन बनती है नी जॉइंट के ऊपर, इस पोजीशन में जो आपकी फीमर है वो टिबिया के ऊपर ट्रांसलेट करके इंटीरियरली मूव करती है। ये एक नॉर्मल लाइफ एग्जांपल है। हर जब जब भी आप स्क्वाट्स करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि स्क्वाट्स की एक रेंज होती है और उससे ज्यादा नहीं करना है। अगर आप ज्यादा नीचे की तरफ झुक जाए तो क्या होगा कि वो ये जो आगे की तरफ है ट्रांसलेशन ये ज्यादा हो जाएगी। और आपको इस डायग्राम में एक नजर भी आ रहा है कि अगर वो ज्यादा आगे की तरफ ट्रांसलेट कर जाए तो क्या होगा, जो आपके क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे या वो रप्चर हो जाएंगे। चौथा हमारे पास है मैकेनिकल स्ट्रेस। बेसिकली प्रेशर रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स एक्सटर्नल टू द सॉलिड बॉडी। स्ट्रेस क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टिंग फोर्स इनसाइड द सॉलिड बॉडी। है ये भी प्रेशर, लेकिन ये इनसाइड बॉडी है। और ये क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है ये भी। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ये स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। फिर बेंडिंग है। बेंडिंग क्या होती है, एसिमेट्रिक लोडिंग है। अगर आप एक साइड पे बेंड करते हैं, आप लेफ्ट साइड पे बेंड करें या राइट साइड पे बेंड करें, तो आप लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे तो जो आपकी वर्टिब्रीज में कंप्रेशन है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, लेकिन जो राइट साइड की वर्टिब्रीज है उनमें टेंशन क्रिएट होगी। इसी तरह एक्सियल लोड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे एक्ट करते हैं। एक्सियल लोड्स के अंदर आपके कंप्रेशन और टेंशन आता है। टॉर्शन है, रोटेशनल इफेक्ट है। ऐसा लोड जिसकी वजह लॉन्ग एक्सेस पे लगता है लेकिन जिसकी वजह से आपकी जो ट्विस्टिंग मोशन है वो अकर होता है, और अगर ज्यादा ट्विस्टिंग हो जाए तो आपके जो लिगामेंट्स हैं रप्चर हो जाते हैं। फिर कंबाइन लोडिंग है। अगर एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ लोडिंग एक टाइम पे हो रही है तो उसको कंबाइन लोडिंग कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, कंप्रेशन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट को स्क्वीज कर रहे हैं। टेंशन सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। बेंडिंग एक साइड पे या राइट साइड पे बेंड कर रहा है या लेफ्ट साइड पे बेंड कर रहा है। टॉर्शन रोटेशन हो रही है इसमें। शियर जो है वो ट्रांसलेशन हो रही है। अब ये जो लोडिंग हुई है इसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, मूवमेंट आएगी। या तो सिंपल इफेक्ट है जो फोर्स का अभी हमने पढ़ा है, कि या तो इसके एक्ट करने की वजह से ट्रांस मूव करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, या फिर क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब कि जो साइज या जो शेप है उसकी वो चेंज हो जाएगी। और जो डिफॉर्मेशन है ये ऑब्जेक्ट की स्टिफनेस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एक ऑब्जेक्ट स्टिफ होगा उसकी डिफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा रेजिस्ट की जाएगी। उसमें क्या होगा, ब्रेकेज आ जाएगी लेकिन वो डिफॉर्म नहीं होगा। जितना ज्यादा एक ऑब्जेक्ट इलास्टिक होगा उतना ज्यादा उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। मुझे बताएं क्या ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कहीं या नहीं पढ़ा हुआ? बच्चों अब तो क्लास में काफी स्टूडेंट्स आ गए, पहले तो कोई था ही नहीं। क्या आप लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? हमारा आपकी आवाज नहीं आई। मैम पढ़ा हुआ अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, चलो ठीक है, इतना इनाफ है मेरे लिए कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। स्ट्रेस शुरू हो रहा है, लेफ्ट साइड से डायग्राम शुरू हो रही है, नीचे से जो इलास्टिक रीजन वाली जगह है वहां से ये शुरू हो रही है। और आप ये देखें कि ये जितना ज्यादा स्ट्रेस है, एक टाइम तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जितना आप स्ट्रेस इंक्रीज करते जाएं स्ट्रेन उतना, स्ट्रेन क्या है बेसिकली उसके अंदर चेंजेस हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है उतना ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, मतलब कि डिफॉर्मेशन उसके अंदर उसी तरह होती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट आएगा
एक जगह पे जिसको हम यील्ड पॉइंट कह रहे हैं, वहां तक जो रीजन है उसको इलास्टिक रीजन कहा जाता है। मतलब कि आप स्ट्रेस इंक्रीज करते जाए, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा, अनलेस अंटिल यू रीच अ पॉइंट जिसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे चेंजेस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं जो कि इरिवर्सिबल है। मतलब कि अब प्लास्टिक रीजन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, वो अब आप स्ट्रेस रिमूव भी कर देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगा। लेकिन इस प्लास्टिक रीजन का भी एक फेलियर पॉइंट है, अल्टीमेट स्ट्रेस है। उस पॉइंट के ऊपर जाके क्या होता है, यहाँ तक ये मैक्सिमम पॉइंट है एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रेस बर्दाश्त करने का। यहाँ पर जाने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इस जगह पे रेपिटेटिव वर्सेस एक्यूट लोड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स होते हैं। या तो रेपिटेटिव लोड होता है या एक्यूट लोड होता है। अपने नाम से ही बता रहा है, ऐसा लोड जो कि बार बार रिपीट होता है उसको रेपिटेटिव लोड कहते हैं। इस लोड की मैग्नीट्यूड कम होती है, लो मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, ये कॉन्टिन्यूस लग रहा होता है। तो ये क्रॉनिक इंजरी वगैरह के अंदर आते हैं, जो टेंडनाइटिस वगैरह होते हैं सारे वो इसमें फॉल करते हैं। स्ट्रेस इंजरी और इसमें माइक्रो ट्रॉमा होता है। इसी तरह अक्यूट लोडिंग है। अक्यूट लोडिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अ सिंगल फोर्स है। मतलब इसमें एक ही दफा लगती है फोर्स और उसकी मैग्नीट्यूड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से इंजरी हो जाती है, और उसको हम मैक्रो ट्रॉमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर्स जो होते हैं। इस डायग्राम को अगर आप नीचे जो ग्राफ बना हुआ है इसमें अगर आप देखें कि एक तरफ लोड मैग्नीट्यूड को प्लॉट किया हुआ है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग को प्लॉट किया हुआ है। अगर आप लोड को इंक्रीज करते जाएं तो जो लाइक्लीहुड ऑफ इंजरी है वो इंक्रीज कर जाएगा। जितना ज्यादा लोड होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि इंजरी होगी। लेकिन इसके कंपैरेटिव अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग को इंक्रीज करते जाएं तो मसला होगा, इंजरी होगी, लेकिन वो अक्यूट इंजरी नहीं होगी, वो बहुत लो लेवल के ऊपर और बहुत देर के बाद होगी जाके। रेपिटेटिव ट्रॉमा की अगर हम एग्जांपल्स को चेक करें तो आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर रेपिटेटिव ट्रॉमा के एग्जांपल्स के अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर है। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, जो कि कॉन्टिन्यूअस एक जगह पे फोर्स लगी जा रही है, लगी जा रही है, लगी जा रही है, फिर उसके बाद उस जगह पे बोन के अंदर फ्रैक्चर, और ये बहुत हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है। इसी तरह हमारे पास टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है। बेसिकली टेंडनाइटिस होता है आपकी मीडियल और लैटरल एल्बो के ऊपर। और फिर सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस, आपका जो सुप्रास्पाइनस टेंडन है जिस जगह पे वो इंसर्ट होता है शोल्डर के ऊपर, बार बार रेपिटेटिव अगर आप शोल्डर की मूवमेंट कर रहे हैं और इस टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो वो उसको सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस कहते हैं, और ये रेपिटेटिव लोडिंग की वजह से होता है। काइनेटिक क्वांटिटीज, हमने अभी तक हम काइनेटिक क्वांटिटीज सारे पढ़े थे कि इनको मैयर कैसे किया जाता है। दो चीजें हमारे पास, या तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी या फिर डायनामोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है और उसमें क्या चेक करते हैं, मायो मायो क्या है आपके मसल्स, और ग्राफी क्या है, ग्राफ की फॉर्म में इसको मैयर किया जाता है। चिप्स अटैच कर दी जाती है, मॉनिटर अटैच होता है, आप अपनी बॉडी पार्ट को मूव करते हैं और उसकी जो एक्टिविटी है, जैसे ईसीजी एक मॉनिटर के ऊपर आ जाती है, इसी तरह इलेक्ट्रोमायोग्राफी की एक्टिविटी भी मॉनिटर में ग्राफ की फॉर्म में आ जाती है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास डायनामोग्राफी। ये नजर भी आ रहा है, आप लोगों ने शायद रियल लाइफ में देखा भी हो। इसको हाथ में पकड़ के स्क्वीज करते हैं, और जितनी ज्यादा पावर के साथ आप इसको स्क्वीज करेंगे, इसके ऊपर जो स्क्रीन बनी हुई है उसके ऊपर यूनिट्स के अंदर आ जाता है कि जी इतनी पावर है इस मसल के अंदर। यूजुअली हैंड की पावर जो होती है उसको चेक किया जाता है इस तरह। ये था आप लोगों का लेक्चर जिसके अंदर हमने बेसिकली सिर्फ काइनेटिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, जो बेसिक चीजें थी, बेसिक डेफिनेशंस थी, फोर्स क्या होती है, मास इनर्शिया, ये चीजें क्या है, ताकि जब हम आगे इन चीजों को पढ़ें हम ये देखें कि कौन सा मसल कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उसका मास के साथ क्या ताल्लुक है और उसका फोर्स के साथ क्या ताल्लुक है। कोई क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता अब आप लोगों ने ये सुना है या नहीं सुना, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं लेक्चर एंड कर देती हूँ। मैम फ्री बॉडी डायग्राम बता दे दोबारा। मैं बता देती हूँ बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच इज अंडर कंसिडरेशन फॉर फोर्सेस स्टडी। जैसे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं अंडर दी
realization of the movements that are happening on that object, तो उसको हम system कहते हैं. इसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके ऊपर एक्टिंग फोर्सेस को हम स्टडी कर रहे हैं एट द सर्टेन टाइम. ओके मैम. स्ट्रेन को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है बेटा. स्ट्रेस होता है एक्टिंग फोर्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है. आपके वर्टिब्रीज के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है और वो बॉडी के अंदर ही जनरेट हो रहा है, मसल्स जनरेट कर रहे हैं. तो जो स्ट्रेस है वो फोर्स है उसके ऊपर एक्टिंग, और जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर अंडर द एक्ट ऑफ स्ट्रेस, उसको स्ट्रेन कहते हैं. मतलब कि फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसका स्ट्रेस है, और उस फोर्स की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो उसका स्ट्रेन है. ठीक है दानिया. चले, क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो गए, लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, मैं इसको एंड करती हूँ. अब एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरे ख्याल में आज स्टूडेंट्स ने शायद इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनको ईमेल रिसीव नहीं हुई. ईमेल आपको नहीं रिसीव होगी, एलएमएस पे आएगा. आप हर लेक्चर से पहले अपना लेक्चर भी वहीं से लें और अपना जूम का लिंक भी एलएमएस से लें, ठीक है. मैं ईमेल नहीं करूंगी, तो ईमेल के इंतजार में नहीं बैठिएगा. इसका मैं रिकॉर्डिंग भी वहीं अपलोड करूंगी, वहीं से इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लीजिए, ठीक है. अल्लाह हाफिज.